इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो भव्यता, ज्ञान और एक बहुत ही भयानक अंत की एक महाकाव्य जैसी कहानी कहता है। ये कहानी नालंदा की है। और देखिए, ये सिर्फ ईंटों से बनी एक इमारत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने कभी एक राष्ट्र को पूरी दुनिया का सिरमौर बना दिया था, और फिर उसे इतनी बेरहमी से मिटाया गया कि आसमान भी उड़ती हुई राख से काला पड़ गया था। तो चलिए सीधा इस कहानी के अंदर चलते हैं। 90 ये कोई आम नंबर नहीं है। जरा सोचकर देखिए, एक आग जो एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 90 दिनों तक लगातार जलती रही। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किताबों और पांडुलिपियों का कैसा विशाल पहाड़ा रहा होगा जिसने 3 महीने तक आग की लपटों को बुझने नहीं दिया। और उस धुएं के साथ जो राख मगध के आसमान में उड़ी ना, उसमें सिर्फ कागज या पत्ते नहीं जल रहे थे, उसमें आर्यभट्ट का शून्य, नागार्जुन का रसायन और दर्शन शास्त्र की सदियों पुरानी विरासत जल रही थी। 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं। भाग 1 90 दिन जलती हुई आग। भाग 2 ज्ञान का स्वर्ण युग। अब उस विनाशकारी आग से करीब 700 साल पीछे चलते हैं। 5वीं सदी का भारत। सम्राट कुमारगुप्त नालंदा की नींव रख रहे थे। ये एक ऐसा शहर था जिसका राजा कोई इंसान नहीं बल्कि ज्ञान होने वाला था। उस समय की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक तरफ यूरोप था जो अपने डार्क एजेस यानी अंधकार युग के दलदल में फंसा था। वहां बीमारियों को जादू टोना समझा जाता था और ये जिद थी कि पृथ्वी चपटी है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा 5वीं सदी का भारत अपने स्वर्ण युग में, जहां अंधविश्वास और कट्टरता को दरकिनार करते हुए ज्ञान और तर्क का एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। आपको पता है, इस जगह के नाम में ही इसकी पूरी कोर फिलॉसफी छिपी हुई है। नालंदा शब्द संस्कृत से आता है। नालम का अर्थ होता है कमल, जो हमेशा से ज्ञान का प्रतीक रहा है, और दा का मतलब है देना, यानी ज्ञान का एक ऐसा स्रोत जो कभी रुकता नहीं, जो बस अविरल बहता ही रहता है। ये एक ऐसी जगह थी जिसने दुनिया में किसी भी और चीज से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और सत्य को सम्मान दिया। अब जरा इसके अविश्वसनीय स्केल पर नजर डालते हैं। 10 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल और भव्य परिसर, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला पूरी तरह से आवासीय यानी रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था। आप इसे प्राचीन दुनिया का एक फिजिकल गूगल समझ सकते हैं, जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद था। और यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है ना, वो है 1:5 का। हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक। आज की आधुनिक और दुनिया की सबसे एलीट यूनिवर्सिटीज भी व्यक्तिगत शिक्षा के स्तर और स्टूडेंट टीचर रेशो को हासिल करने का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। लेकिन इस ज्ञान के मंदिर में एंट्री पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रवेश द्वार पर कोई साधारण गार्ड नहीं खड़ा होता था, बल्कि उस समय के सबसे विद्वान पंडितों में से एक द्वारपाल की भूमिका निभाते थे। वो आने वाले छात्रों को बहुत ही कठिन शास्त्रार्थ और डिबेट में परखते थे, और फेलियर रेट क्या था? 80%। 80% छात्र तो इसी दरवाजे से वापस लौट जाते थे। इसीलिए उस जमाने में सिर्फ नालंदा के मेन गेट तक पहुंच जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। भाग 3 धर्मगंज ज्ञान का सागर। खैर, जो लोग उस भयंकर परीक्षा को पास कर लेते थे, वे इस परिसर के धड़कते हुए दिल तक पहुंचते थे, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। और ये कोई एक साधारण कमरा या बिल्डिंग नहीं थी। ये 3 गगनचुंबी इमारतों का एक बहुत विशाल समूह था। रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदय। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से रत्नोदय उस जमाने की एक 9 मंजिला ऊंची इमारत थी। ये पूरी मानव सभ्यता का, मान लीजिए, एक अल्टीमेट क्लाउड स्टोरेज था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां बड़े जतन से सुरक्षित रखी गई थी। और अगर हम इसके करिकुलम की बात करें तो वो बेहद आधुनिक था। वहां सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे। तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और वेदों के साथ साथ वहां एथियज्म यानी नास्तिकता की भी बाकायदा पढ़ाई होती थी। ये बात पूरी तरह से साबित करती है कि नालंदा किसी एक विचारधारा का केंद्र नहीं था, बल्कि ये स्वतंत्र विचारों का एक खुला गढ़ था। वहां सवाल पूछने और संदेह करने को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। भाग 4 अहंकार और विनाश। साल 1193 आते आते ये सब बदलने वाला था। बख्तियार खिलजी के आने से इस बौद्धिक दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा, और इसकी कहानी एक बहुत ही रहस्यमय घटना से शुरू होती है। हुआ कुछ यूं कि बख्तियार खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया, बिल्कुल मृत्यु के करीब। नालंदा के एक बड़े विद्वान आचार्य राहुल श्रीभद्र को इलाज के लिए बुलाया गया, लेकिन खिलजी अपने हठ पर अड़ा था कि वो कोई भी आयुर्वेदिक दवा मुंह से नहीं खाएगा। तब आचार्य ने विज्ञान और मनोविज्ञान का एक कमाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने खिलजी को रोज कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने के लिए दिए।
उन पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य और स्वादहीन दवा का लेप लगा हुआ था। जैसे ही खिलजी अपनी उंगलियों से पन्ने पलटता, दवा उसके शरीर में चली जाती और वो चमत्कारिक रूप से बिल्कुल ठीक हो गया। इस अनोखे इलाज के बाद जो हुआ वो एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है कि सबसे बड़ी त्रासदी अक्सर किसी बड़ी युद्ध रणनीति से नहीं बल्कि एक घायल अहंकार से शुरू होती है। जब खिलजी को इलाज की सच्चाई का पता चला तो शुक्रगुजार होने के बजाय उसके अंदर एक बहुत गहरी असुरक्षा और जलन पैदा हो गई। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि जिन लोगों को वो काबू नहीं कर सकता उनका ज्ञान उसके अपने लोगों से इतना ज्यादा श्रेष्ठ कैसे है। और बस इसी असुरक्षा ने उस पूरे के पूरे सिस्टम को जड़ से मिटाने की सनक को जन्म दिया। और फिर जो हुआ वो एक बेहद दुखद और भयानक अंतर को दर्शाता है। एक तरफ वो निहत्थे विद्वान और भिक्षु थे जो शांति से अपनी पढ़ाई में मग्न थे। उनके पास हथियारों के नाम पर सिर्फ कलम, तर्क और किताबें थीं। और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से हिंसक घुड़सवार सेना थी जो तलवारों, आग और एक कट्टर सोच से लैस होकर आई थी। ये कोई बराबरी का युद्ध था ही नहीं, ये लोहे और विचारों की एक बहुत ही दुखद टक्कर थी। भाग 5 राख से पुनर्जन्म। उस भयंकर तबाही के बाद नालंदा 600 सालों तक एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। उन खंडारों पर जंगल उगाए और दुनिया धीरे धीरे भूल गई कि उस मिट्टी के ठीक नीचे इंसानियत का सबसे बड़ा खजाना दफन है। लेकिन नालंदा की कहानी राख पर खत्म नहीं हुई। 5वीं सदी में जो संस्था बनी और 1193 में नष्ट हुई, उसे 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धरती के नीचे से वापस खोज निकाला। और फिर यह सफर साल 2014 तक पहुंचता है, जब एक नए विश्वविद्यालय ने उसी जगह पर फिर से सांस लेना शुरू किया। इस पुनर्जन्म के पीछे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत बड़ा विजन था। 2006 में उन्होंने इसे फिर से जीवित करने का प्रस्ताव रखा। और ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सभ्यता की जिम्मेदारी थी। ये डिप्लोमेसी का भी एक बहुत ही दुर्लभ क्षण था, जब एक साझी विरासत के लिए कई एशियाई देश एक साथ खड़े हो गए। और फाइनली 2014 में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता हुआ एक बिल्कुल नया नेट जीरो कैंपस आधिकारिक तौर पर खुल गया। तो इन सब से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग पन्नों को जला सकती है, ईंटों को पिघला सकती है, लेकिन वो विचारों और ज्ञान को कभी नहीं मार सकती। ज्ञान हमेशा एक फीनिक्स पक्षी की तरह होता है, वो राख के नीचे दबा रहता है, एक सही समय और सही दिमाग का इंतजार करते हुए, ताकि वो फिर से पूरी ताकत के साथ उभर सके। और यही हमें इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या विचार सच में मरते हैं? आज के इस दौर में जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन शायद असली ज्ञान कहीं पीछे छूट रहा है, नालंदा के वो खंडर हमें एक चेतावनी देते हैं। हमें हमेशा स्वतंत्र विचारों, तर्कों और सवाल पूछने की इस भावना को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि विचार खुद नहीं मरते, उन्हें जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और हाँ, हमेशा सवाल पूछते रहिए।